हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 32 की शुरुआत में गाउसन इस आदमी से कहता है कि तुम जियो को हमारे पास छोड़ जाओ, तो ये आदमी जियो को गाड़ी से निकाल कर नीचे फेंक जाता है। अब जब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो गाउसन जियो के हाथ खोलता है और इसके मुँह पर जो टेप लगी होती है उसको भी उतारता है। जियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये आखिर इसको कैसे धोखा दे सकते हैं। अब जियो गाउसन के पास आकर कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जियो कहता है कि मैं अपने बॉस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुको तो इस पे बहुत गुस्सा होता है, कहती है कि तुम बताते हो या नहीं। गाउसन वो शाओची को इशारा करता है तो ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद जियो गाउसन से कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाऊं। जब मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे खूब मारा और किडनैप करके यहाँ पर ले आए और तुम्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए उन्होंने मेरा फोन इस्तेमाल किया है। गाउसन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, अगर तुम उनके साथ होते तो तुम मुझे खुद कॉल करके बुलाते। गाउसन जियो से पूछता है कि क्या तुम चल सकते हो, तो जियो कहता है कि हाँ, लेकिन जियो से चला नहीं जा रहा होता। ये देखकर गाउसन इसको अपनी बैग पर उठा लेता है और इसको ऐसे ही यहाँ से ले जाता है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो गाउसन जियो से कहता है कि हम अपनी इस पार्टनरशिप को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि तुमने मुझे आज तो धोखा नहीं दिया, लेकिन इससे पहले तुम मुझे कई दफा धोखा दे चुके हो। जियो कहता है कि मैं तो बस पैसा कमाने के लिए सब कर रहा था, लेकिन मेरी कोई भी बुरी इंटेंशंस नहीं थी। मुझे क्या मालूम था कि ये कंपनी वाले इतने बुरे होंगे। गाउसन इसको कहता है कि तुमने मुझे आज धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, तो हमें इस सब को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जियो कहता है कि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, ये करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर गाउसन भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में तो तब सोचना चाहिए था कि जब तुमने हमारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी को बेच दी। अब जैन वापस घर आ रही होती तो ये नोटिस करती है कि एक फैन बहुत देर से इसका पीछा कर रही है। जियो गाउसन से माफी मांग रहा होता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कंपनी वालों को नहीं बताया, लेकिन उनको ये बात पहले से ही मालूम थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर गाउसन जियो से कहता है कि तुम जेन को कॉल करो। जेन गाउसन को बताने लगती है कि एक ग्रे कलर की वैन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। गाउसन कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, लेकिन तुम कहाँ पर हो। जेन कहती है कि मैं बस अपने घर पहुँचने वाली हूँ। इतने में ही जेन कहती है कि दो आदमी वैन से निकलकर मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जेन अभी फोन पर बात कर ही रही होती है कि ये दो आदमी जेन के पास आकर इसको बेहोश कर देते हैं और जेन का फोन भी यहीं पर गिर जाता है। गाउसन जेन को आवाज देता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो गाउसन भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और अब ये लोग जेन को लेकर जा ही रहे होते हैं कि यहाँ पर वो और शाओची भी आ जाते हैं। शाओची इन लोगों को रुकने के लिए कहता है। जैसे ही ये आदमी शाओची और वो को देखते हैं तो फौरन से भाग जाते हैं। जेन को यहीं पर छोड़कर वो फौरन से जेन के पास आती है और इतने में यहाँ पर गाउसन भी पहुँच जाता है। गाउसन इस फैन को देखने के लिए इसके पीछे भागता है, लेकिन ये लोग काफी दूर निकल गए होते हैं। जियो भी जेन को देखने के लिए इसके पास आ जाता है। इसके बाद जेन अपने घर आ चुकी होती है और अब ये पहले से काफी बेहतर फील कर रही होती है। ये गाउसन से पूछती है कि नीचे जो सब लोग थे वो कौन थे, तो गाउसन कहता है कि ये सब मेरे साथ हैं और गाउसन इसको यकीन दिलाने के लिए जियो को कॉल करके कहता है कि तुम सब लोग अब वापस जा सकते हो। कॉल के बाद गाउसन जेन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और काफी देर हो गई है, तो कल मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। अब मिस्टर फांग को खबर मिल गई होती है कि ये लोग जेन को किडनैप करने में नाकाम हो गए हैं। अब कुछ देर बाद मिस्टर फांग को उसी आदमी की कॉल आती है जो यूनिंग बनने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दिन दो पैसे देने के लिए, तो ये आदमी कहने लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हें पैसे लेकर भागने के लिए मैं दिन दे दूं। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम जानते तो हो कि मैं भी किसी के लिए काम करता हूँ। ये आदमी कहता है कि तुम्हारे पास कल रात तक का वक्त है, अगर मुझे तब तक पैसे नहीं मिले तो वो लिस्ट मैं इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। मिस्टर फांग जिस नंबर से कॉल आई होती है उसकी पिक्चर अपने फोन में ले लेते हैं और ये आदमी दिखने में लुयांग के अंकल के जैसे दिखाई दे रहा होता है। अब मिस्टर फांग किसी को फोन पर कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें अभी एक नंबर सेंड किया है, मालूम करो कि ये फोन बहुत कहाँ पर है। इसके बाद अगले दिन मिस्टर फांग मीटिंग में होते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्शन टीम आ जाती है। मिस्टर फांग पूछते हैं कि मिस्टर शू अचानक गोंगसा क्यों वापस चले गए, तो जांग कहती है कि उन्हें एक जरूरी काम आ गया था, इसीलिए उन्होंने आज की मीटिंग का इंचार्ज मुझे बनाया है। मिस्टर फांग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हॉस्पिटल में लुयांग का अंकल इससे पूछ रहा होता है कि याद करने की कोशिश करो कि आखिर तुम जख्मी कैसे हुए थे, और बाहर दरवाजे से खड़े होकर मिस्टर चू भी इसको देख रहे होते हैं, लेकिन लुयांग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। अब यहाँ पर मिस शैन आ जाती है जो मिस्टर चू से यहाँ पर मिलकर बहुत सरप्राइज हो रही होती है। मिस्टर चू कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मिस शैन कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने एक दोस्त को विजिट करने के लिए आई थी। अब यहाँ पर शाओची भी आ चुका होता है जो रिसेप्शन पर खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। मिस शैन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मिस्टर चू बताने लगते हैं कि मेरा एक एम्प्लॉय
हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। कहकर मिस शेन यहाँ से चली जाती है। अब लोयांग का अंकल भी रूम से बाहर आकर मिस्टर च्यू से कहता है कि आप यांग से मिलने के लिए आए हैं ना, आप अंदर आ जाएं क्योंकि उसको होश आ गया है। आज काओ जुन जेन को एक एंटीक शॉप पर ले आता है। अब यहाँ पर जो आदमी होता है उसका नाम लाओफू होता है। काओ जुन से कहता है कि क्या तुम्हें घर मिल गया है? लाओफू कहते हैं कि मुझे घर मिला तो है, लेकिन वो तुम्हारे रहने के लिए बहुत छोटा है, इसीलिए अभी भी मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। काओ जुन कहते हैं कि ठीक है। इतने में यहाँ पर एक पार्सल आ जाता है। लाओफू उस पार्सल को रिसीव करने के लिए चला जाता है। काओ जुन जेन को इस शॉप के अंदर वाले रूम में ले आता है। जेन काओ जुन से कहती है कि क्या तुम अपने लिए घर तलाश कर रहे हो? काओ जुन कहते हैं कि हाँ, जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं वो जगह सेफ नहीं है, इसलिए मैं जियो और उन दोनों के लिए एक नई जगह तलाश कर रहा हूँ। जेन जियो के बारे में पूछती है तो काओ जुन इसको बताता है कि यूनिंग ने जियो की कंपनी से कुछ लोन लिया हुआ था, इसीलिए जियो की कंपनी ने हमें यूनिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। जेन कहती है कि वो सब कहाँ है? तुम तो आज मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे ना। काओ जुन कहते हैं कि जियो की टांग जख्मी है और वो और शाओची मिस शेन पर नजर रखे हुए हैं। जेन मिस शेन का नाम सुनकर बहुत हैरान होती है तो काओ जुन जेन को बताता है कि जिस आदमी ने शिनलियांग बनने की कोशिश की थी उसने ये बताया कि उसको किसी औरत ने हायर किया था, और जहाँ तक हमें मालूम है तो यूनिंग से रिलेटेड सिर्फ एक ही औरत है और वो मिस शेन है। वैसे भी मिस शेन का बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम उन पर नजर रखेंगे तो हमें कोई काम की जानकारी मिल सकती है। इतने में काओ जुन को शाओची की कॉल आती है जो इसको हॉस्पिटल की सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ कंपनी में इंस्पेक्शन टीम मीटिंग खत्म करके यहाँ से जा रही होती है। अब मिस्टर च्यू मुझे फांग को बताने के लिए आ जाता है कि मैंने उस फोन बूथ की लोकेशन ट्रेस कर ली है। ये फोन बूथ नैनजाओ ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के पास है और इसी हॉस्पिटल में लोयांग भी है। मिस्टर च्यू कहते हैं कि आज मैं लोयांग से मिलने के लिए भी गया था, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सब ड्रामा कर रहा है। या तो लोयांग यूनिंग के साथ मिला हुआ है या फिर लोयांग ही यूनिंग बनने का ड्रामा कर रहा है। मिस्टर फांग कहते हैं कि हमें ये बात कंफर्म करने के लिए जेन की जरूरत होगी। मिस्टर च्यू कहता है कि पहली दफा में हम जेन को किडनैप करने में फेल हो गए हैं तो वो लोग दोबारा ये काम करना नहीं चाह रहे। मिस्टर फांग कहता है कि तुम पैसे बढ़ा दो, ज्यादा पैसों के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद काओ जुन जेन को इन सबसे मिलवाने के लिए बोट पर ले आता है। अब जियो जेन को खाना खाने के लिए कह रहा होता है। जेन बहुत गौर से जियो को देख रही होती है। उसको याद आता है कि इसके होम टाउन में जियो ने इसका पीछा किया था और ये पूछती है कि क्या जियो ने ही मेरे होम टाउन में मेरा पीछा किया था? जियो कहता है कि हाँ वो मैं ही था, और शाओची को देखकर ये कहती है कि तुम्हें मेरे घर का लॉक चेंज किया था ना? तो शाओची कहता है कि हाँ। काओ जुन कहते हैं लेकिन मैं इनसे बहुत डिफरेंट हूँ, मैं कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करता। अब जेन को भी इनके साथ मिलकर अच्छा लग रहा होता है। जेन सबसे पूछती है कि क्या तुम लोग काम करने के लिए अपने नाम की जगह नंबर्स का इस्तेमाल करते हो? तो जियो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और शाओची जेन को बता देता है कि काओ जुन के नाम में 4 का कैरेक्टर आता है। जेन सोचने लगती है कि टेंशन में तो 4 का कैरेक्टर नहीं आता, तो ये पूछती है कि क्या टेंशन भी तुम्हारा फेक नाम है? तो शाओची कहते हैं कि हाँ, इसका नाम टेन सी तियाओ है और सी का मतलब 4 होता है। जेन को यकीन दिलाने के लिए काओ जुन इसको अपना आईडी कार्ड भी दिखा देता है। जेन ये देखकर हंसने लगते, कहती है कि ये अच्छा नाम तो है। फिर ये सब लोग बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब जेन को यहाँ पर एक कॉल आती है जिसको सुनकर ये कह रही होती है कि मैं भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच रही हूँ, और ये कॉल जेन ने की होती है और इसके पास यूनिंग के पेरेंट्स बैठे होते हैं। यूनिंग के पेरेंट्स को बता रहा होता है कि जेन यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँच जाएगी। अब काओ जुन जेन को यहाँ पर लेकर आ जाता है। काओ जुन जेन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जेन कहती है कि कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं, तो मेरा कार में इंतजार करो। अब जेन यूनिंग के पेरेंट्स के पास आ गई होती है और अब जेन इनको सारे प्रोसीजर के बारे में बता रहा होता है कि इनको पैसे कैसे मिल सकते हैं। अब जेन इनसे बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहा होता है कि किस बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जेन कहती है कि क्या आप हमें कैश नहीं दे सकते? तो कहता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। यूनिंग की मॉम कहती है कि जेन के बैंक अकाउंट्स को कोर्ट ने फ्रीज कर दिया, इसलिए आप वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिंग की मॉम इससे कहती है कि तुम हम पर ट्रस्ट कर सकती है, जैसे ही हमें पैसे ट्रांसफर करेंगे तो मैं तुम्हें कैश में पैसे दे दूंगी। जेन से कहती है कि पहले हम डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं, बाकी की बातें बाद में होंगी। अब जेन जाने लगती है तो जेन कहता है कि मिस जेन आप मेरे साथ बाहर आए, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये दोनों इस ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। जेन इसको बताता है कि एनही ट्रेवल के वैन के साथ मैं काफी क्लोज हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम जॉब की तलाश कर रही हो और इत्तेफाक से हमारी कंपनी में हायरिंग्स हो रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें अपनी सीवी भेज सकती हैं। जेन पूछती है कि किस पोजीशन के लिए हायरिंग्स हो रही हैं, तो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हायरिंग्स हो रही हैं। जेन कहता है कि अभी आपका केस चल रहा है, इसलिए हम ऑफिशियली आपको हायर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सैलरी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको उतनी ही मिलेगी। आप इसके बारे में सोचकर हमें जवाब दे दीजिएगा। अब जेन जब कंपनी से बाहर आ रही होती है तो इसलिए काओ जुन से बात करते हुए इसको बता रही होती है कि मैं कुछ टाइम के लिए टेंशन के साथ काम कर रही हूँ, मैं पैसे तलाश
करूंगी और वो मेरी लिस्ट को ढूंढने में भी मदद करेगा। सेन जब कार में आके बैठ जाती तो गाजन इसे पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो सेन इसको बताती है कि जिनचंग ने मुझे जॉब ऑफर की है। गाजन इससे इसकी वजह पूछता है तो सेन कहती है कि वैसे तो उन्होंने मुझे जॉब इसलिए ऑफर की है कि वो अपने एम्प्लॉय की फैमिली की टेक केयर करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी असल इंटेंशंस के बारे में नहीं पता। गाजन कहते हैं कि तुमने क्या जवाब दिया। तो सेन कहती है कि मैंने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। गाजन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो तुम्हें अपने सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ये देख सकें कि तुम क्या कर रही हो। जेन कहती कि इसमें कोई बुराई नहीं, मैं उनके साथ काम करके मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हूँ। गाजन कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारे किडनैपर्स कौन थे। हो सकता है कि वो किडनैपर्स जिनचंग नहीं भेजे हों। सेन कहती है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। गाजन कहता है कि इनके साथ काम करना तो ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। सेन कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो मैं वुल्फ्स के साथ डांस कर रही हूँ। ये बात सुनकर गाजन को अच्छा नहीं लगता और ये कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। सेन कहती है कि मैं भी यही सोचा करती थी कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। सेन कार स्टार्ट कर लेती लेकिन गाजन गाड़ी की चाबी निकाल लेता और इसे पूछता है कि तुम अभी किससे बात कर रही थी। तो सेन कहती है कि अपने दोस्त से। गाजन कहता है कि कौन सा दोस्त। सेन कहती है कि तुम तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। गाजन कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हमें एक दूसरे से सच बोलना है। सेन कहती है कि सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अब मेरी प्राइवेसी में भी इंटरफेयर करो। गाजन कहता है कि तुम अभी असली गाजन से बात कर रही थी ना। जेन कहती है कि तुम अचानक से अब इसकी बात क्यों कर रहे हो। गाजन कहते हैं कि जिस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम यूनियन की कब्र साफ करने के लिए गई हो, असल में तुम लॉ फर्म में गाजन से मिलने के लिए गई थी ताकि तुम मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सको। इसलिए तुमने अपने कार के कैमरा की वायर भी निकाल दी थी क्योंकि तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी कि तुम कहाँ पर गई हो। जेन कहती है कि मुझे उसने लगा था कि तुम वाकई में ही मेरा टायर चेंज करवाने के लिए गए हो। गाजन कहता है कि ये पॉइंट नहीं है। जेन कहती है कि फिर कैसी बात है, तुम खुद ही बता दो। गाजन कहता है कि तुम जिस सिचुएशन में हो तुम्हें उसमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और जहाँ तक बात रही असली गाजन की तो वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। जेन कहती है कि मुझे वार्न करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ येन आज बाकी सबके साथ फिर से क्लब आया होता है। ये अपने और शेनग्यू के रिलेशनशिप के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और अब ये बाथरूम के मिरर में शूसी से कोई बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 32 खत्म हो जाती है।